is in our vital national interest to send an additional 30,000 U.S. troops to Afghanistan. Because I feel that there are some very urgent problems which the world must address. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Build that wall. Build that wall. Ну, нет никаких доказательств того, что мы... फॉल ऑफ ढाका, जिसे हम सकूत ढाका के नाम से भी जानते हैं, ये पाकिस्तान की तारीख का एक मिसिंग चैप्टर है। 1971 की इंडो पाक वॉर के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया और ईस्ट पाकिस्तान, जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, वो बांग्लादेश के नाम से एक अलग स्टेट बन के वजूद में आया। इसका जिम्मेदार कौन है? बहुत लोग इंडिया को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं, बहुत लोग मिलिट्री को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं, बहुत लोग भुट्टो और मुजीबुर रहमान को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन असल जिम्मेदार कौन है? इस टॉपिक को डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर आयशा जलाल, हु इज अ हिस्टोरियन एंड उन्होंने साउथ एशिया की हिस्ट्री पर काफ़ी लिखा है, खास करके हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन एंड पाकिस्तान। आपकी फेमस बुक्स में से एक द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के हिस्ट्री सर्कल्स के अंदर पढ़ाई जाती है और एक नाम रखती है। 2009 में आपको आपकी खिदमात के एवज से तारा इम्तियाज से भी नवाजा गया है। So without wasting much time, let me welcome Miss Aisha Jalal on the 4th episode of Ground Zero. और आइए जानते हैं उनसे कि सकूत ढाका आखिर क्यों हुआ। Ma'am, first of all, thank you for being on our show. It's such an honor for me to have you. And as a student's perspective, you have given me the most important contemporary perspective and outlook over the history. So thank you very much for doing that. You're most welcome. Thank you for having me. Right. So, ma'am, we are talking about the fall of Dhaka. It's a very important chapter in Pakistan's history. So we'll start from your book. You have written in your book, In the Struggle of Pakistan, that Mr. Jinnah never wanted a divided Bengal and divided Punjab. So please, can you elaborate on that? जी, I mean, मसला सारा ये है कि पाकिस्तान की जो तारीख इस तरह पेश की जाती है, उसमें यही समझाया गया, और खैर सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, दुनिया में ऑफ पंजाब एंड बंगाल, मगर कायदे आज़म ने हमेशा इसमें उसमें फ़र्क रखा है और कहा कि पाकिस्तान का जो प्रिंसिपल है वो कंफ्यूज नहीं करना चाहिए विद द पार्टीशन ऑफ द प्रोविंसेस। मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस जो पंजाब और बंगाल थे, उनकी पार्टीशन के वो खिलाफ थे, हमेशा रहे। और यहाँ तक कि जब आखिर में जब माउंटबैटन ने पार्टीशन प्लान पेश किया, तो उसमें बंगाल के लिए अलग उन्होंने एक प्रोसेस रखा कि बंगाल अगर चाहता है तो वो अलहदा रह सकता है, इंडिपेंडेंट अलहदा रह सकता है एज अ यूनाइटेड प्रोविंस। मगर कांग्रेस हाई कमांड, जिसने मार्च 8 को पार्टीशन कहा था कि पंजाब की भी पार्टीशन होनी चाहिए और बंगाल की भी पार्टीशन होनी चाहिए शायद, और ये हिंदू महासभा के इशारे पे उन्होंने, नेहरू साहब ने ये डिमांड की थी। तो जिन्ना साहब ने कहा था कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग ईस्ट बंगाल विदाउट कैलकाटा? इट्स लाइक आस्किंग अ मैन टू लिव विदाउट हिज हार्ट। So it's better that they stay united. I'm sure they will be on very good relations with us. So ये तो historical fact है और documents में मौजूद है। तो जिन्ना साहब चाहते थे कि पंजाब भी उसमें भी पार्टीशन ना हो और बंगाल की भी पार्टीशन ना हो, मगर कांग्रेस ने ये कराकर जिन्ना साहब का हाथ काफ़ी कमज़ोर कर दिया था। यानी कि जो जिन्ना साहब चाहते थे ऑल इंडिया लेवल पे मुसलमानों की कुव्वत को, उसमें बहुत उन्होंने उसको कमज़ोर किया। और इसके बाद पाकिस्तान जो बना, और आपको शायद मालूम है कि जिन्ना साहब ने 2 दफ़ा इस पाकिस्तान इसको रिजेक्ट किया था। एक तो राजा गोपालाचारी ने जब ऑफर किया था किप्स मिशन के बाद, उन्होंने कहा था कि ये मॉथ ईटन, म्यूटिलेटेड, ट्रंकेटेड पाकिस्तान हमारी मुस्लिम डिमांड नहीं है। और जब कैबिनेट मिशन आई और उनको ये पेश किया गया कि या इंडिपेंडेंट पाकिस्तान हो, सॉवरन इंडिपेंडेंट पाकिस्तान, मगर पंजाब और बंगाल की पार्टीशन के बेसिस पे, उन्होंने रिजेक्ट करके
कहा कि नहीं, हम ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया फेडरेशन में काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 10 साल की मुद्दत मिलेगी, उस 10 साल के बाद हम फैसला कर सकते हैं कि हमने रहना है कि नहीं रहना। यानी कि वो बिल्कुल इसके खिलाफ थे कि पंजाब और बंगाल की पार्टीशन नहीं होनी चाहिए। मगर मैम प्रॉब्लम सारी ये रही है तारीख में और बच्चों के दिमाग में कि उनको यही कहा गया है कि पाकिस्तान meant the partition of Punjab and Bengal. It's absolutely not true. So, मैम एज यू हैव मेंशन्ड कि जिन्ना साहब इस चीज को इन्विजन कर रहे थे कि पाकिस्तान कुड बी मॉथ ईटन ट्रंकेटेड, क्या उन्हें पार्टीशन ऑफ बंगाल नजर आ रहा था कि आगे जाके पाकिस्तान कैन नेवर बी यूनाइटेड एज वन स्टेट? नहीं, आई मीन ये तो खैर ये तो बात की बात है, ये कहना मेरा बहुत मुश्किल है कि उनको नजर आ रहा था, उनको क्या नजर आ रहा था, पर उन्होंने ये जरूर कहा था कि बंगाल को इकट्ठा रहना चाहिए और पंजाब को भी इकट्ठा रहना चाहिए। आपको ये तो खैर समझ आई गई होगी कि जिन्ना साहब कोशिश कर रहे थे कि मुसलमानों को ऑल इंडिया लेवल पर पास शेयरिंग अरेंजमेंट मिले, जो उनको जहाँ पे उनको काफी सहूलतें मुयसर हों ऑन द बेसिस ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब एंड बंगाल फॉर पाकिस्तान। मगर उसको डिवाइड करके और पंजाब को और बंगाल को डिवाइड करके उन्होंने जिन्ना साहब की जो डिमांड थी उसको कमजोर कर दिया, और कांग्रेस चाहती भी ये थी कि उनको बहुत कम मिले। सो उस लिहाज से ये समझने की जरूरत है कि वो पास शेयरिंग अरेंजमेंट चाहते थे जो नहीं हो सकी, और उसके बेसिस पे जो पाकिस्तान बना वो पंजाब और बंगाल की पार्टीशन पे बना, जो वो नहीं चाहते। अगर हम पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट से फॉल ऑफ ढाका तक के सफर को देखें तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन की काफी गलतियां थी जिसके बाइस ये पेश आया वाकया? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि गलतियां थी, जिन्ना साहब की अपनी गलती थी। सबसे पहले तो उर्दू को जो उन्होंने जो पॉलिसी इख्तियार की कि उर्दू होगी ऑफिशियल लैंग्वेज, और वो उस पर फिर सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ने शोर मचाया ढाका में, आपको मालूम है अभी तक मार्टर्स डे मनाते हैं। मगर मैं ये समझती हूँ कि वो जो गलतियाँ की वो एक लिहाज से पाकिस्तान के बनने की, आई मीन इमीडिएट इंडिपेंडेंस में जो मुसीबतें थी पाकिस्तान, मतलब इट वाज़न्ट क्लियर वेदर पाकिस्तान वुड सर्वाइव फॉर मोर देन 6 months। तो कई उन्होंने पॉलिसीज ली, डिसीजंस ली जो शायद हम अब कह सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली कि गलत की, मगर उस वक्त उनके लिए ख्याल में ये बेहतरीन था। जैसे गवर्नर जनरलशिप की आज तक पाकिस्तानी मौजूद हैं जो कहते हैं कि उन्होंने बड़ी गलती की, मगर वो समझते नहीं है कि अगर वो ना बनते गवर्नर जनरल तो शायद पाकिस्तान भी ना चलता। सो मैं समझती हूँ कि ये कहना कि मैं मानती हूँ कि उर्दू पे पॉलिसी जिन्ना साहब की शायद बहुत ही इनसेंसिटिव पॉलिसी थी, मगर उन्होंने एक किस्म का स्टेट कंसोलिडेशन के लिहाज से उन्होंने ये देखा। मगर जो गलतियां बाद में हुई, जो जमहूरियत को जो ज़रबें पड़ी फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स, वो मैं समझती हूँ कि ज़्यादा सीरियस है, स्पेशली आफ्टर 1954 जब यूनाइटेड फ्रंट जीत गया वहाँ पर। तो मतलब ये कहना कि फिर उनके ऊपर आपने काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज्म लगा दिया, तो वो मैं समझती हूँ कि ज़्यादा मुसीबत पड़ी थी उधर। मगर ये लोग जो कहते हैं कि ये भी एक सोच है कि ये लैंग्वेज मूवमेंट जो शुरू हुई बंगाल में, उसके बाद तो ईस्ट पाकिस्तान का या ईस्ट बंगाल का पाकिस्तान के साथ रहना नामुमकिन था, और ये तो एक होना ही था। मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करती। इनेविटेबिलिटी थीसिस जो लोग पेश करते हैं वो ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को उसको हटा देते हैं और वो कहते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक है। मैं एज ए हिस्टोरियन इसको नहीं मान सकती। मैं समझती हूँ कि इंसान डिसीजंस लेता है और कई दफ़ा गलत डिसीजंस लेता है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमें अपना जो रोल रहा है, गलतियाँ जो हुई हैं, उनको समझना चाहिए ताकि ये फिर बार बार गलतियाँ ना हो। अभी तक सूबाई खुद इख्तियारी और वफाकी जो कुव्वत है उसमें कशमकश चल रही है और बड़ी सीरियस कशमकश चल रही है। तो अगर आप बस ईस्ट बंगाल जो बाद में ईस्ट पाकिस्तान का लाया गया 56 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं समझेंगे। मैम, आपकी नज़र में ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ? हमेशा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो आज तक रहा है कि आप लोग समझते हैं कि पाकिस्तान बना एक इस्लामी मुल्क, मगर ये भूल जाते हैं कि उसको बनाने के लिए एक वफाकी निज़ाम था जिसके तहत ये बना। तो उस वफाकी जो निज़ाम है उसको जो कमज़ोर करने की कोशिश की गई इमीडिएटली आफ्टर 47 और उसके बाद 50s में तो बहुत ज़्यादा, इसकी असल मुसीबत वहाँ पर है। यानी कि आपने उनको बंगालियों को ना इकोनॉमिक राइट्स दिए, ना पॉलिटिकल राइट्स दिए,
तो आपने वफाक की जो पावर हैं उसको आपने फोर्सबली उनके ऊपर इम्पोज किया और उस वजह से ये कश्मकश और कॉन्फ्लिक्ट बनी, जो इवेंचुअली मैं समझती हूँ कि बहुत देर तक, मैं तो ये भी कहती हूँ, मैंने किताब में लिखा है कि मुजीबुर रहमान जहाँ तक उनका बस चलता तो वो तो नहीं चाहते थे कि अलहदा हों, मगर उनकी जो रैंक एंड फाइल थी, because of the tashaddud, because of the coercion by the forces, वो उनके ऊपर जोर डाल रहे थे, तो he was pushed into this, but he was not interested in separating. ये तो उनके ऊपर in a way he was left with no choice. And ma'am, how do you see the role of martial law administrators in this conflict? अगर अयूब खान के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट हो जाती तो आप समझती हैं कि नताइज मुख्तलिफ होते? जी हाँ, मगर ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट होने की बात नहीं थी, उधर क्या होता वो बहुत ज़रूरी था। जैसे मैंने अर्ज किया है कि पाकिस्तान एक फेडरल बेसिस पे बना था। उस फेडरल बेसिस को अगर आपने नहीं माना और आपने तो इस्लाम को भी कमज़ोर कर दिया। इस्लाम जो था एक बॉन्ड था, मगर बार बार उसको कह के इसको ऐसे इस्तेमाल किया गया टू डिनाई फेडरल राइट्स to the provinces. I mean, which were, I mean, federalism का ये होता है कि unitary state नहीं होता, दो sovereignties होती हैं, सूबों के पास होती हैं और वफाक के पास होती हैं, मगर हमने वफाक को ताकतवर करने के लिए सूबाई खुद इख्तियारी को ख़त्म करने की कोशिश की, और सारा मसला ही इधर है, मगर उसको नहीं एक्सेप्ट करते यहाँ पे और कहते हैं कि ये इस्लामी नहीं है, ये मुसलमान नहीं है। मगर मसला ये है कि आपने इस्लाम जो एक हमारी कुव्वत है, हमारी लिए मजबूत होना चाहिए था, उसको कमज़ोर कर दिया by denying the वफाकी aspect. So it's important to understand the federal issue, which is obviously intertwined with the Islamic one, but the fact is that is where the politics move. Politics, as you know, in Pakistan have not always worked, certainly electorally, on religious issues. ये तो फेडरल इश्यूज पे चलता है, और फेडरल इश्यूज क्या होते हैं कि हमें अपनी खुद इख्तियारी दी जाए, हमें पैसे दिए जाएं ताकि हम अपने सूबे को डेवलप कर सकें। और ऑलरेडी in East Pakistan after 56, ये बहुत एक किस्म का एटीट्यूड था कि हमारे जो टू इकोनॉमीज हैं, फर्क इकोनॉमीज हैं, ईस्ट एंड वेस्ट। वो समझते थे कि वेस्ट पाकिस्तान ज़्यादा उनकी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, और जब अयूब खान आए और उन्होंने थोड़ी बहुत उनको मदद करने की कोशिश की, इट वाज टू लेट बाय देन। इकोनॉमिकली तो वो अपने आप को डिप्राइव्ड समझते थे, और उसके ऊपर विद मार्शल लॉज द पॉलिटिकल डिनायल्स वर ग्रेटर, बिकॉज एज यू नो द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पाकिस्तानी, द नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस, फौज एंड ब्यूरोक्रेसी इज प्रिडोमिनेंटली पंजाबी। उसमें यूपी के लोगों ने भी, उर्दू स्पीकर्स भी इंपॉर्टेंट थे, मगर बंगालियों के नाम के वास्ते उनकी रिप्रेजेंटेशन थी। तो जब फौज आती है और जब जमहूरियत को ख़त्म किया जाता है, तो नेचुरली दे फेल्ट इवन मोर डिप्राइव्ड। तो ये असल मसला तो ये है, मगर इसको जैसे पेश किया जाता है आपके लिए, वो यही कहा जाता है कि इंडिया ने सब कुछ, खैर इंडिया ने तो बहुत कुछ किया, मगर आपने क्या किया? आपने उनको आपने अपॉर्चुनिटी दी। अगर आप अपना घर को ठीक नहीं रखेंगे तो बाहर वाले तो पत्थर मारेंगे आपको। मैम, आपने बात की मुजीबुर रहमान की, तो शेख मुजीबुर रहमान के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को आप किस तरह देखते हैं? बिकॉज ही वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वॉइसेस फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। देखिए, उनकी भी पॉलिटिक्स को एक अल्फाज में मैं नहीं पेश कर सकती, क्योंकि वो इवॉल्व किए थे। शुरू में मुझे याद है कि सोहरावर्दी साहब जैसे उन्होंने कहा कि ये तो ईंट से ईंट बजा देगा मुल्क की, मगर ये बात भी अनडिनायबल है। अगर आप उनके पेपर्स को देखें, उनके ऊपर जो लिखा गया है, और आप वो भी देख लीजिए, अयूब खान की डायरीज भी देख लीजिए, उसमें साफ मौजूद है कि जब 70s के अंदर, लेट 60s एंड 70s में वो चाहते थे कि कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाए, वो नहीं चाहते थे कि अलहदा हूँ, मगर उनकी रैंक एंड फाइल इतनी नाराज हो गई थी कि उनके ऊपर प्रेशर डाला गया। और जब फौज ने और नई कुछ ट्रांसफर ऑफ पावर के कुछ पेशकदमी नहीं की, तो फिर वो ज़्यादा उनकी जो रैंक एंड फाइल थे उनके प्रेशर्स बढ़ गए। So he didn't really have an opportunity. And I think the most important thing I've mentioned in the book is that, you know, this notion that negotiations broke down. They never broke down. They never broke down. They were broken down by the Fauj, the intervention of the military. That's what happened. Okay. Ma'am, if you see his 6-point formula, तो उसमें 4 of the 6 points were based on economy.
तो आप समझती हैं कि उन्हें इकोनॉमी और डिफेंस की तरफ से खदशात लाहक थे और वो चाहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान इन दो एरियाज में मजबूत हो, क्योंकि 65 की वॉर के बाद उनके जो खदशात थे वो ज्यादा बढ़ गए थे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जहाँ तक 6 पॉइंट्स से दो मसले बातें मैं कहूँगी 6 पॉइंट्स के बारे में। एक तो ये है कि 6 पॉइंट्स को जैसे ही ये निकले 6 पॉइंट्स, इसको इमीडिएटली पाकिस्तानी वेस्टर्न ब्यूरोक्रेसी ने कहा कि ये सेसेशनिस्ट मूवमेंट है, ये सेसेशन, ये तोड़ने का नतीजा है। सबसे बड़ी बात ये हुई कि 6 पॉइंट्स में कभी डिबेट नहीं हुई, सोच विचार नहीं हुआ पब्लिक में, पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में। तो इसका ये मसला बना कि इसको हमेशा देखा गया एज सम सॉर्ट ऑफ अ प्लॉट बाय इंडिया। वो अगरतला कंस्पिरेसी केस भी किया गया। तो मैं समझती हूँ कि एक तो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज कि इसके ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती थी। भुट्टो साहब ने कई दफा कहा कि मैं 4 शायद 5 पॉइंट्स भी मान लूं, तो यानी कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी। सो बार्गेनिंग की ये एक बार्गेनिंग प्लॉय था, इसमें नेगोशिएशन की काफी मौजूद, आई मीन इट वाज पॉसिबल कि ये कोई डिसीजन मेकिंग हो जाए। और यही मैं कहना चाहती हूँ कि जो डिस्कशंस हो रही थी ट्राईपार्टाइट बिटवीन भुट्टो, मुजीब और याहिया खान, वो कभी टूटी नहीं, मगर फौज का अपना प्रोसीजर था कि उन्होंने वक्त लगाया। by that when they were ready to start the military action, they started it. That decision was taken as early as January or February, and they were just waiting to move enough troops to East Pakistan to carry out the military operation, because they were operating from the India factor. उनके दिमाग में सियासत का तो इशू नहीं था। जो मसले जो मैं आपसे बयान कर रही हूँ वो उनको ध्यान इतना नहीं था। वो तो कहते थे कि ये ट्रेटर्स हैं, ये इंडिया के साथ मिले हुए हैं। तो आई थिंक फौज की तरफ से ये ख्याल करके उन्होंने ये एक्शन के ऊपर वो इस पे काम कर रहे थे। तो जब आई मीन as you probably know, the negotiations abruptly were called off. And so so Bhutto was still trying to move towards, I mean, Mujib was still trying to move towards. और मुजीब ने उसको भुट्टो को कहा कि मेरे साथ आ जाओ, तुम फौज के साथ मत लगो, तो हम कुछ कर लेते हैं। मगर that is the tragedy कि उधर वो मसला नहीं हो पाया। And ma'am, do you think he was pushed towards the stance of independence? अगर आप उनकी 7th मार्च की स्पीच देखें जहां पहली दफा उन्होंने बांग्लादेश की डिमांड की ऑफिशियली, so do you think he was pushed towards this? Yeah, he was pushed not only by the refusal of the Pakistani powers that be to concede anything to him, but also जितना वो concede नहीं कर रहे थे उतनी उनकी rank and file उनके ऊपर ज़्यादा pressure डालती थी। तो in many ways I would say yes, he was pushed into it. I mean, सियासतदान जो हैं, जो अच्छा सियासतदान होता है वो context में ही काम करता है ना, कोई कहीं और तो नहीं कर सकता। So that was his, you know, that's what he had to deal with. And ma'am, in the second administration of in the second Obama's administration, CIA declassified some documents regarding fall of Dhaka. तो उसमें they mentioned कि जो याया खान की policies थी that were influenced by the army at that time. So do you agree with that? याया खान खुद भी फौजी के थे, तो उनकी जो जिस चीज के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई पाकिस्तान में is the role of the National Security Council at that time, how much they played a role. The generals sitting in that National Security Council are responsible as much, if not more, than Yahya Khan. आपको शायद याद होगा कि एडमिरल एहसन और साहिबजादा याकूब, ये दोनों ने कहा था कि यहाँ पर कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, ये सियासी सोल्यूशन की जरूरत है। So this was overruled by the NSC, the National Security Council. So obviously, because the Forge only worked on the basis of the India factor, not the other factors. अब हर चीज मिलिट्री एंगल से देखी जाए तो फिर शायद आप यही नतीजा होना था। मगर जो एडमिरल एहसन और याकूब साहब भी कह रहे थे, वो दोनों फौज के, मतलब एक नेवी एक फौज के थे, वो कह रहे थे कि यहाँ पे मिलिट्री सोल्यूशन है ही नहीं, ये सियासी सोल्यूशन ढूंढो। But they were rejected. I mean, वो तो हमदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में भी निकला है एडमिरल एहसन का बहुत लंबा, I mean, his dissent. And ma'am, how would you define Bhutto? Very difficult to define Bhutto साहब, but I think Bhutto साहब का ये कहा गया है कि Bhutto was responsible, यहाँ तक कि बांग्लादेश के लोग जो हैं बहुत सारे
उन्होंने मुझे यही कहते हैं कि भुट्टो ने किया, मगर भुट्टो क्या था उस वक्त? I mean, he was an elected man from West Pakistan. He had won the largest number of seats from the PPP with the help of the PPP, but he was not in power. जो I mean, so ये कहना कि एक बंदा जो पार में भी नहीं है उसने सब कुछ किया, मैं समझती हूँ कि गलत है। ये जरूर है कि भुट्टो साहब को फौज ने पहले तो उनको अपने साथ मिलाया, और भुट्टो साहब से अगर कुछ कहा जा सकता है जो उनकी गलती शायद हिस्टोरिक गलती थी, वो यही थी कि उन्होंने फौज का साथ पूरी तरह से दिया। मगर ये बात जरूर है कि उन्होंने इवन आफ्टर द मिलिट्री एक्शन वो वापस आके उन्होंने कई दफा पब्लिकली कहा कि इसमें इसको अब आप सियासी हल ढूंढिए। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि आफ्टर टेकिंग द डिसीजन टू गो आफ्टर द मोर रेडिकल एलिमेंट्स इन द अवामी लीग, द फौज नेवर टर्न्ड अराउंड फॉर एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज। उनके लिए तो सिर्फ रेड रैग था कि वो जो हैं अवामी लीग लीडर्स वो भाग गए हैं इंडिया। सो मैं समझती हूँ कि उधर जो फ्रॉम अप्रैल मई जून आप कहते हैं समर ऑफ 71 में अगर तो ये कॉम्प्रोमाइज की तरफ जाते तो शायद कुछ और हल आ सकता था। मगर बाय परसिस्टिंग विद दिस व्यू के ये सब ट्रेटर्स हैं और नई हम इलेक्शन कराते हैं और नए लोगों को लेकर आते हैं, आई थिंक दैट जस्ट अंडर एस्टिमेटेड द काइंड ऑफ पावर दैट द अवामी लीग एंजॉयड एंड दैट वाज अ पॉलिटिकल फेलियर। सो मैं समझती हूँ कि असल में आप इस पाकिस्तान को हारे थे। दुनिया तो कहती है कि मिलिटरीली इंडिया ने जीता था, मैं समझती हूँ कि फौज हमारी लड़ी नहीं, ये तो पॉलिटिकल डिफीट हुई थी। 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर अगर आपके हों तो वो साफ नजर आ रहा है कि मिलिट्री तो ये डिसीजन थी नहीं, ये तो सियासी। इसीलिए the military commander when the Indians attacked and started coming in, he agreed to surrender because it was really putting the army to the slaughter for no reason when the political battle had been lost. That's the tragedy. And ma'am, if you see the 1970s election, उसके बाद जो भुट्टो साहब का एक रिजिड स्टांस था कि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी ये बात कही कि जो भी असेंबली का सेशन अटेंड करेगा मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा, और वो किसी भी तौर पे मुजीबुर रहमान को उनको वो मान नहीं रहे थे, उनकी विक्ट्री को वो तस्लीम नहीं कर रहे थे। इस पे एक तवज्जो मैं दिलवाना चाहती हूँ, ये जरूर सही है और इसको मैं डिनाई नहीं कर रही, मगर व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान में the 6-point program was never debated publicly. It may have been debated in policy circles, but it was never debated publicly. Now, if Bhutto had agreed to the 6 points, he would have been finished in West Pakistan. जिस बात पे तवज्जो नहीं दी गई was the role of the right-wing political parties. They would have eaten him up alive if he had compromised. So he was really between a rock and a hard place. अगर वो compromise करते, 6 points को मान लेते, तो वेस्ट पाकिस्तान में वापस नहीं आ सकते थे। और अगर वो कहते कि मैंने नहीं एक्सेप्ट करना, तो फिर नेचुरली वो आप कह सकते हैं कि फिर उन्होंने जान के ही डिडंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज। सो सियासतदान के ऊपर भी एक किस्म का बोझ होता है, वो सब कुछ खुद नहीं कर सकता। ही इज वर्किंग इन अ कॉन्टेक्स्ट, एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट द फैक्ट दैट एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि भुट्टो साहब की उन्होंने बहुत लंबी रिपोर्ट निकाली थी, रफ़ी रज़ा साहब ने उसको काफ़ी कुछ लिखा था उसके अंदर, तो उसमें यही कहते हैं कि अगर आप वो 6 पॉइंट्स को देखें, इट्स नॉट क्लियर व्हाट द अवामी लीग वांट्स, बिकॉज एक तरफ तो कन्फेडरल अरेंजमेंट और एक तरफ फेडरल अरेंजमेंट। सो इस कॉन्ट्रडिक्शन को सॉल्व नहीं कर पाए, इसलिए वो बात करना चाहते थे। सो अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड लाइन ली, वो उन्होंने ली टू फेंड ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम राइट विंग पार्टीज that were playing the cards for the security establishment, who were never going to accept the 6 points. मगर सारा बोझ डाल दिया भुट्टो के ऊपर। और मैं समझती हूँ कि भुट्टो साहब ने कोई कमाल नहीं किया, मगर वो सियासतदान जरूर थे और अपनी राह देख रहे थे। उनकी राह बहुत नैरो थी, जैसे आपको मैंने समझाया कि अगर वो 6 पॉइंट्स एक्सेप्ट कर लेते तो वेस्ट पाकिस्तान में उसको जीना मुश्किल हो जाता। अगर ना करते तो फिर आज जैसे हिस्ट्री में आया है कि सब लोग उनको ब्लेम करते हैं, मगर फौज का रोल जो है वो सबसे अहम रहा है। लोग समझते हैं कि ये सब वफाक और सूबे का किस्सा था, मगर ये एक मिलिट्री टू सिविल इशू भी था।
बल्कि in many ways bigger issue था. और जब आप इंडिया का फैक्टर लेके आते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि फौज क्या सोच रही है. अगर हम इंडिया के हवाले से बात करें तो 1971 में आप इंडिया का रोल कैसा देखती हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को हमेशा ब्लेम करता है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इन कश्मीर के ऊपर, तो आप समझती हैं कि इंडिया ने भी वही कुछ 1971 में किया था? हाँ जी, I mean in the sense that ये terrorism का तो एक नारा ही है, whose terrorism and whose freedom movement. I mean that I think will never be resolved. It's a matter of कौन सी angle आपने लेनी है. India was waiting for this opportunity for a long time, and Pakistan provided it. I mean it's easy for us to blame India. Nobody denies कि India factor था, मगर आपने अपने घर में अगर आप सब कुछ equitable रखते, सबको आप खुश रखते, तो इंडिया कुछ ना कर पाता. और ये इंडिया ने जो कुछ भी किया, it was after the Awami League had won the elections, it was after the crackdown. I mean, उन्होंने फायदा तो लिया और तोड़ दिया और कमजोर कर दिया पाकिस्तान को. But this was part and parcel of a long-standing policy of India. I mean, in many ways, the remarkable thing about Pakistan's history, as I keep saying, is not whether Pakistan can survive or not survive. I mean, लोगों ने किताबें लिखी इसके ऊपर, मगर is how it survived and why. I mean, that is the more remarkable thing about Pakistan's history, that despite all expectations, Pakistan managed to survive. And not only that, not only has it managed to survive, the salient question in history is at what cost. और एक cost तो आप जिक्र कर रहे हैं मेरे साथ 71 का. And ma'am, where do you see two nation theory after the fall of Dhaka? क्योंकि इस पे भी historians debate करते हैं कि fall of Dhaka meant कि two nation theory was never a good idea. I mean, two nation theory के बड़े interpretations हैं. Sharif al-Mujahid साहब तो कहते हैं कि after 47 two nation theory became India and Pakistan and not two nations. And but the fact of the matter is कि the Pakistan का बनना ही two nation theory का एक किस्म का it was a political abortion, because जिन्ना साहब तो चाह रहे थे कि कुछ ऐसा निज़ाम आए जो अब इंडियन मुसलमानों की हालत है उनको भी कोई सिक्योरिटी सेफगार्ड मिले. वो कांग्रेस ने नहीं माना और मुसलमानों को तोड़ दिया. not in one but in three parts. तो कमजोर political weakness of the Muslims stems from this. The Congress did it as early as 47. कि उन्होंने two nation theory को ना मान के उसको ये कहा कि ठीक है तुम अपना ले लो, state ले लो. The problem is that people confuse nation and state. Nationhood जो होती है the claim of nationhood doesn't necessarily mean an independent separate state. Statehood has divided the nation, the Muslim nation, into three. So आप मुझे बताइए कि ये कैसे हो सकता है आपकी? This could not have been Jinnah Saab's goal. And ma'am, क्या आप समझती हैं कि जो ऑपरेशन सर्च लाइट था उसने पाकिस्तान को तकसीम करने में अपना अहम किरदार अदा किया, वो नहीं होना चाहिए था? मैं समझती हूँ कि जो कुछ भी किया उन्होंने मार्च में, it was a policy that should have been addressed and altered. And भुट्टो साहब ने भी कई दफा ये कहा था कि इसको अब आप चेंज कीजिए पॉलिसी को. But by remaining in this war on the people of East Pakistan, मैं समझती हूँ कि it played a decisive role in the breakup of Pakistan. And ma'am, how do you see Pakistan's stance after the fall of Dhaka? पाकिस्तान आज तक अपना स्टांस उस पे क्लियर करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? सिर्फ मुशर्रफ साहब की एक अपॉलॉजी, क्या is it enough to defend what has happened in the past? Apology तो कोई नहीं की थी उन्होंने. There was no formal apology at all. And I think that an apology should have been given. It's long overdue. It should have been given much earlier. There were several opportunities on the 25th anniversary of independence for Bangladesh होनी चाहिए थी. और मैं समझती हूँ कि इसी वजह से कि आपका historical narrative is so distorted, आप मानने के लिए तैयार नहीं है. तो खैर ना माने, मगर सबसे बड़ी tragedy तो ये है कि there is a real possibility that if you don't learn from history, you will go on repeating those mistakes. So what happened in 71 is a great tragedy for Pakistan, and a bigger tragedy looms in our refusal to accept the reasons why that occurred, and to simply say कि India करा रहा है, ये करा रहा है, Israel करा रहा है. ठीक है, लोग जरूर कराएंगे, हमारे दुश्मन जो हैं वो जरूर करेंगे,
मगर आप अगर अपने घर को ठीक रखेंगे तो कोई आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता. And you mentioned of repeating mistakes. So how do you see Balochistan in context of East Pakistan? देखिए कंटिगुअस प्रोविंस है तो उसके लिए तो आई मीन एक बहुत बड़ा फर्क है in that sense that there are differences obviously, but we can repeat the same mistakes by insisting that the real problem is either external or because the Baluch are not Muslim enough. So I think that अगर आप अपना फेडरल प्रॉब्लम को निग्लेक्ट करेंगे जो किया गया है और करते जा रहे हैं तो फिर वो वाकई फिर वो एक सांप की तरह आपको डसने के लिए तैयार होगा. और मैम आप आज के बांग्लादेश को किस तरह देखती हैं? क्या बांग्लादेश ने आज जो कुछ अचीव किया है वो ये पाकिस्तान के साथ रहकर कर सकता था, और पाकिस्तान को क्या फायदा होता है यूनाइटेड ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान के साथ? देखिए पाकिस्तान कमजोर हुआ. आई मीन इसके ऊपर सबसे बड़ा जो असर मैं कह सकती हूँ कि हमारे लिए ये बहुत बड़ा मसला है आज कश्मीर का. कश्मीर पे जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान के टूटने के बाद कश्मीरियों को खुद ये एहसास हुआ कि ये पाकिस्तान अब हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता. और उसकी immediate result internally in Kashmir was that the Jamaat-e-Islami of Kashmir joined hands with the Congress. So, I mean, what could be bigger? So regionally, this was a disaster. It weakened Pakistan. And then I think at another level, Pakistan's entire policy towards Southeast Asia was put into cold storage or just rejected, put away. I mean, पहले आप सीटों में भी थे, सेंटों में भी थे, मगर बांग्लादेश के बनने के बाद पाकिस्तान की policy became West Asia oriented and neglected the Southeast Asia. उधर भी बड़े मुसलमान रहते हैं. Indonesia is the biggest Muslim country. So I think our foreign policy suffered as well. So बहुत सी चीजें हुई. भुट्टो साहब ने उसको बचाने के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया. That's why the nuclear program was given so much emphasis, because that Pakistan needed to restore its international status. Magar, the loss of East Pakistan was colossal. It could have been avoided. And when you say, what could they have achieved together? They could have achieved a great deal. I mean, this notion that countries have, I mean, Pakistan could have made a go of it, but that needed an acknowledgement of the federal issues and what the Bengalis wanted, rather than behaving like the British colonialists and saying, we know better what's better for you. That was the attitude that killed that relationship. मैं अब भी समझती हूँ कि अगर हम बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशनशिप सही करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया का जो रियलिटी है कि इंडिया इज वन ऑफ द वर्स्ट पॉसिबल नेबर्स. जस्ट लुक एट इट्स रिलेशंस विद ऑल द नेबरहुड. किसी से नहीं बनती. सो आई थिंक दैट बाय नॉट taking advantage of that, Pakistan is really losing an opportunity, not just once, but repeatedly. And ma'am, आप आज के बांग्लादेश को किस तरह देखती हैं? बांग्लादेश has achieved very much after the... They have done very well on the social indicators, as you know, that social indicators में Bangladesh is better not just from Pakistan, but also India. So मैं समझती हूँ कि उन्होंने काफी कुछ किया. जहाँ तक औरतों के हकूक हैं, उधर बहुत कुछ किया. So they are much better off in many respects. A country that was deemed to be a basket case has not done so badly. ये नहीं कहती कि उनके मसले नहीं है, corruption नहीं है, the entangled neoliberal problem of relying on the market has its own problems. But even so, the Bangladeshis have shown gumption, and they have shown some results, which perhaps could not have been possible. But sadly for them, their relationship with Pakistan, that whole period, is still very much alive. इसको भी बांग्लादेशी कई लोग हैं जो इसको underestimate करते हैं. तो मैं समझती हूँ कि उसको भी बहुत मानना जरूरी है. तो मैं तो सिर्फ यही कंक्लूड करूंगी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को अपने रिलेशनशिप बेहतर करनी चाहिए और ये खित्ते के लिए बहुत अच्छा हो. Thank you, और इसके ma'am. लिए अपॉलॉजी करते हैं. Thank you. Thank you, Okay, ma'am. guys. Thank you for your time. It was such a pleasure to have you on the show.